हेलो जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केआरके एकेडमी। आज हम रिसेंटली जो नेपाल में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो वो प्रोटेस्ट किस लिए हो रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनजेड। जेनजेड का मतलब क्या है, राइट। नेक्स्ट, प्रोटेस्ट किस लिए हो रहे हैं, बैकग्राउंड ऑफ मूवमेंट, राइट। और इम्पैक्ट्स, सो प्रोटेस्ट की वजह से इंडिया के ऊपर कैसे प्रभाव करेगी, सो व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑन इंडिया ड्यू टू दिस प्रोटेस्ट, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द वे फॉरवर्ड्स। सो दिस ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये प्रोटेस्ट कैसे शुरू हुआ, कहां से ट्रिगर हुआ था। सो सोशल मीडिया को बैन किया गया था नेपाल में, राइट। गवर्नमेंट ने कंप्लीट सोशल मीडिया को बैन कर दिया। सो दैट इज द ट्रिगरिंग पॉइंट। ओके, सो बट बिफोर दैट, सो दिस प्रोटेस्ट आर माने चल रही थी प्रोटेस्ट। सो सोशल मीडिया को बैन करने के बाद ऑलमोस्ट ऑल 26 सोशल मीडियाज वे बैन, ठीक है। सो वो ट्रिगरिंग पॉइंट था, राइट। सो द मेन कॉज बिहाइंड द नेपाल रिसेंटली यूज प्रोटेस्ट आर गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट में करप्शन ज्यादा थी, ठीक है। सडन बैन ऑन द सोशल मीडिया, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, एंड सोशल इनइक्वालिटी। सो इन सारे चीजों को लेके, ठीक है, तो ये प्रोटेस्ट शुरू किया गया था फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनजेड मतलब क्या है। सो जेनजेड मतलब दैट मींस सो जनरेशन जेड born in the late 90s on the early 21st perceived as being familiar with the usage of digital technology, the internet and the social media from very young age। माने जो एज ग्रुप से 20 से लेके 30 एज ग्रुप के जो यूथ हैं वो प्रोटेस्ट शुरू करना स्टार्ट किए, तो वो जनरेशन जेड बोलते हैं। सो उस एज ग्रुप की जो यूथ है, ठीक है, तो इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। सो लीडर भी है, जेड की लीडर है, तो ऑर्गेनाइजेशन है। सो एंड एट द सेम टाइम नेपाल में जो उनकी पॉपुलेशन है, सो ऑलमोस्ट 40 to 50% जो पॉपुलेशन है 20 to 35 के एज ग्रुप में ही 35 के एज ग्रुप है, 20 to 35 के एज ग्रुप मोस्ट ऑफ द यूथ ही है नेपाल में। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग। Okay, the protests were organized and driven by the students and youth in the teens, 20s who identified as the Gen Z. Those youth are called the Gen Z. ठीक है, तो उन्होंने इस प्रोटेस्ट को स्टार्ट किए थे। सो इससे पहले हम थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं आपको बताऊंगा। सो ये मूवमेंट का जो बैकग्राउंड था, तो कब से कहां से शुरू हुआ था। In 1951, Nepal had its first experience विथ डेमोक्रेसी। कब आया था डेमोक्रेसी नेपाल को, सो 1951 में डेमोक्रेसी आया था। ओके, सो एट द टाइम, सो ही इज द किंग। सो माने राजा की पालन हो रही थी। सो राणा रेजिमे वाज ओवरथ्रोन, सो वो राजा बना। सो उसके बाद एन इलेक्टेड गवर्नमेंट केम इनटू पिक्चर, बट इट्स वेरी शॉर्ट लिव्ड, माने ज्यादा तक टिक नहीं पाई इनकी जो रूल थी, ठीक है। उसके बाद सो नेपाल हैज विटनेस्ड मेजर two Gen Andolans, like in 1990 the king was forced to accept constitutional monarchy and multi-party democracy। so monarchy माने, so for example हिटलर की जो पालन थी, रूल थी, तो वो माने उसके मन मर्जी से, so वो जो चाहता था तो वैसे ही वो पालन करता था। तो in the same way, so the king was the monarchy rule, ठीक है। तो वो उनका मोनार्की होने के बाद उनके जो बच्चे हैं, ठीक है, तो वो शुरू किया उनका मोनार्की। एंड नेक्स्ट इज मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी माने, सो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है नेपाल में। तो एट द टाइम ऑफ इलेक्शन सारे पॉलिटिकल पार्टीज उसमें शामिल होंगे। सो दे विल टेक प्लेस, द वोटिंग प्रोसेस शुरू होगा। तो उसमें से जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, उसमें से जो मेजोरिटी आएंगे, सो फर्स्ट 2 मेजोरिटी पार्टीज हैज अ चांस टू रूल द कंट्री। सो वो गवर्नमेंट बना सकते हैं। सो दैट इज अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी इन नेपाल। सो उसके बाद एक प्रोटेस्ट शुरू होने के बाद कंप्लीटली सो किंग वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। टिल दैट टाइम सो देयर वर नो
फंडामेंटल राइट्स टू द नेपाली सिटीजन्स, माने जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स होनी चाहिए हर एक सिटीजन को, हर एक नागरिक को, तो वो नहीं थे, वो माने कंप्लीट उनको पता भी नहीं था, तो जो फंडामेंटल राइट्स होनी चाहिए. सो फॉर द फर्स्ट टाइम्स इन द 1990, सो दे प्रॉमिस्ड टू एवरी नेपाली सिटीजन्स दे विल प्रोवाइड जो फंडामेंटल राइट्स है वो फंडामेंटल सभी नागरिक को वो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करेंगे करके इन ऑल एस्पेक्ट्स में. ठीक है, तो वो था. उसके बाद थोड़ा प्रोटेस्ट कम हुआ, फिर भी चल रहा था. अगेन इन द 2006 मैसिव प्रोटेस्ट हैपेंड एंड द किंग ज्ञानेंद्र वाज फोर्स्ड टू स्टेप डाउन. ठीक है, तो तब कौन था राजा? ज्ञानेंद्र करके थे 2006 में. सो ही वाज फोर्स्ड टू स्टेप डाउन एंड डेमोक्रेसी वाज reinstated and parliament was also reinstated. ठीक है, so there is a serious political unrest in the Nepal. So finally in 2008 में ये जो मोनार्की सिस्टम था तो completely abolish हो गया. ठीक है, so मोनार्की सिस्टम को completely abolish किया गया था. So due to this protest, so in 2009, since 2009 almost 12 prime minister ruled this Nepal country. माने इससे क्या पता चल रहा है? तो एक गवर्नमेंट को 5 ईयर टेन्योर रहता है. ठीक है, तो गवर्नमेंट को चलाने के लिए तो 5 ईयर का टेन्योर रहता है. कोई भी पार्टी कंप्लीटली इस 5 ईयर टेन्योर को कंप्लीटली नहीं चला पाया नेपाल में. सो 12 प्राइम मिनिस्टर्स वर चेंज्ड टिल नाउ, सो फ्रॉम 2000 सिंस 2009. ठीक है, सो इसके पीछे रीजंस क्या है? मेन थिंग इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. वो तो पता है, पॉलिटिकली कंप्लीटली इंस्टेबल है नेपाल. नेक्स्ट, राइट, सो एथनिक डिसकंटेंट. माने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 2015 वाज नॉट लेड बाय द ट्राइबल एरियाज. माने जो ट्राइबल एरियाज है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज है, उन सभी लोगों को नजरअंदाज किया गया. सो कॉन्स्टिट्यूशनल में उनको शामिल नहीं किया गया था. तो ट्राइब्स को जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए ट्राइबल पीपल को थ्रू गवर्नमेंट हो या फिर जो स्कीम्स हो, ये सारी चीजें, ठीक है, मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज जो मिलनी चाहिए. सो ट्राइबल एरियाज को, ट्राइबल मींस लाइक बेसिक नेसेसिटीज लाइक फूड हो या फिर एजुकेशन हो, हॉस्पिटल हो, इन सारी चीजों को कंप्लीटली सारी चीजें नहीं मिल रहे थे. तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया. क्या? सच एज द ट्राइब सच एज मधेसिस एंड थेरेस एंड कुछ और भी जनजातियां हैं, तो वो सब लोग मिलके सो प्रोटेस्ट करना शुरू किए थे. ठीक है, सो दे वर कंप्लीटली नॉट हैप्पी. सो उसके बाद यूथ, तो 2015 से, ठीक है, सो जब से सोशल मीडिया आना शुरू हुआ, स्मार्ट मोबाइल्स आना शुरू हुआ, तो तब से यूथ जो है, वहां की यूथ हर एक चीज को, एक चीज को एक्सपोज करना शुरू किया. सो कोर कॉजेस ऑफ यूथ प्रोटेस्ट क्या है? देखिए, मेन इज करप्शन एंड नेपोटिज्म. करप्शन, गवर्नमेंट के अंदर बहुत ही करप्शन. पॉलिटिशियंस एंड स्टेट ऑफिशियल्स, हायर ऑफिशियल्स जो हैं, बहुत ही करप्टेड है. स्पेशली एलिज्ड मिसमैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फंड्स को मिसयूज कर रहे हैं, मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं. तो इन सारी चीजों को लेके, ठीक है, एंड उसके साथ साथ हाई प्रोफाइल स्कैंडल्स, जैसे कि टैक्स स्टैम्प स्कैंडल एक है, ठीक है, टैक्स सेटलमेंट कमीशन स्कैंडल फॉर करप्शन ऑलमोस्ट 10.02 बिलियंस की एक स्कैंडल है. ठीक है, कोऑपरेटिव स्कैंडल इन नेपाल, कोऑपरेटिव विजिट वीजा एक्सटॉर्शन, ये सारे स्कैंडल्स है, बहुत हाई प्रोफाइल स्कैंडल्स है. तो ये सारी चीजें भी हो रहे थे गवर्नमेंट की, तो वो एक रीजन है. नेक्स्ट इज नेपोटिज्म, nepo kids. So already Nepal is facing so many issues like unemployment, poverty, education, lack of education, proper schools या फिर hospital facilities नहीं है. इन सारी चीजों को लेके बहुत सारे बहुत ही परेशान थे नेपाल के citizens जो है. तो यहाँ पे क्या हुआ, young people who were angered by the display of privilege, opulent lifestyle, माने जो पॉलिटिशियन के हायर ऑफिशियल्स के जो बच्चे हैं, तो वो बहुत ही लाइफ माने पॉश लाइफ को जी रहे थे. ठीक है, तो एंड इट इज ऑल्सो सेड दैट जो माने नेपाल में जो ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग ज्यादा रहता है, सो एवरीवन नोस इट, एंड इलीगल आर्म स्मगलिंग. ठीक है, तो ये सारी चीजें होते हैं. तो उनके पीछे भी तो ऐसे नेपो किड्स, बहुत बड़े पॉलिटिशियंस, सोशल माने जो हायर ऑफिशियल्स की जो लोग हैं या फिर पॉलिटिशियंस जो हैं, तो उनके बच्चे और या फिर पॉलिटिशियन उनके पीछे रहते थे. तो इन सारी चीजों को लेके, ठीक है, सो बहुत ही कंप्लीटली वो
डिस्टर्ब थे यूथ जो है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिगरिंग पॉइंट उनको मिल गया। तो ये सारी चीजें चल रहे थे, मगर सोशल मीडिया जब बैन हुआ उनको क्या कंप्लीटली 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विच वर बैंड, ठीक है। तो मेनली जो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी वो बंद हो गया उनका, एजुकेशन एक्सेस टू ऑनलाइन कम्युनिटीज एंड एविडेंस ऑफ अटेम्प्ट्स टू द सप्रेस डिसिडेंट, ठीक है। ये कंप्लीटली बंद होने के कारण वो पूरा वॉल्केनो जैसे बर्स्ट हो गया। अभी तक जितने भी चल रहे थे इश्यूज वगैरह, तो वो सब कुछ इसमें आ गया। तो जैसे यू नो दैट, सो लाइक हिस्ट्री में, सो रिवोल्ट ऑफ 1857, सो एक ट्रिगरिंग पॉइंट था। ट्रिगरिंग पॉइंट क्या था? एनफील्ड गन थी, तो उसमें कैटरिजेस जो फिल करनी थी, तो वो ग्रीज कैटरिज थे। तो जो ग्रीज थी वो काउ की जो फैट है एंड सुअर पिग की फैट से बन रही थी। तो उससे वो वहां पे ट्रिगर हो गया। तो मैंने वो रिलीजियस इश्यू आ गया। तो हिंदुओं को जो गौ माता थी, सो वी वर्शिप द काउ, एंड मुस्लिम्स सो दे ट्रीट द पिग एज ए, पिग को बहुत ही अशुभ मानते थे, राइट, तो सुअर करके। So that is the Hindu and Muslim got united, and so the trigger point. So वहां से completely ये आंदोलन वगैरह शुरू होना स्टार्ट किया। तो that the same thing, तो सोशल मीडिया बैन वो ट्रिगरिंग पॉइंट था इनको। तो नेपाल की यूथ को ट्रिगरिंग पॉइंट थी। सो इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन, सो इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन भी था, जैसे कि लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज, वहाँ पे कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। तो गवर्नमेंट को जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी चाहिए थी, तो वो क्रिएट नहीं कर पाई अनएम्प्लॉयमेंट के कारण। और वहाँ के जो सिटीजन्स है, तो दूसरे देशों में जाके काम कर रहे थे, तो वहाँ पे भी उनको जितना पे मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा था, ड्यू टू द लैक ऑफ स्किल्स, ठीक है, ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज स्किल्स। दिस आर ऑल द मेन रीजंस, ठीक है। तो कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड थे वहाँ की यूथ, राइट। सो यूथ एक्सक्लूजन फ्रॉम decision making. So young people felt sidelined from the political processes with little voice or representation in governance and policy making. So youth को completely मैंने इस गवर्नमेंट जो पॉलिसी मेकिंग है या फिर इन चीज़ों के इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने देते थे इन चीज़ों को लेके, ठीक है। तो बैन ऑन सोशल मीडिया एलिमिनेटेड वन ऑफ देयर मेन चैनल्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। So this is the main point, ठीक है। तो कम्युनिकेट एंड एक्सप्रेस देयर ग्रीवियंसेस, जो उनकी जो ग्रीवियंसेस है, उनकी जो बाधा है, उनकी जो फ्रस्ट्रेशन जो है, तो उन सारे चीजों को तो थ्रू दिस सोशल मीडिया वो एक्सपोज करते थे, ठीक है। सब लोग को पास ऑन करते थे, ऐसा कंट्री में, हमारे कंट्री में ऐसा चीजें हो रही है, तो इनको हमें प्रोटेस्ट करना है ऐसे करके, ठीक है। तो दैट इज दीज ऑल थिंग्स आर हैपनिंग वेरी लाइक माने बहुत ही ज्यादा हो रहे थे इन सारी चीजों को लेके थ्रू सोशल मीडिया। तो इसी वजह गवर्नमेंट ने वहां पे इस सोशल मीडिया को बैन किया था। सो इम्पैक्ट्स ऑन इंडिया के ऊपर कैसे प्रभाव कर सकता है जो प्रोटेस्ट अभी हो रही है, ठीक है। सो नेपाल इज आवर क्लोज नाइबर है, एक नाइबरिंग कंट्री है, क्लोज नाइबरिंग कंट्री, ठीक है। तो उससे अगर वहां पे अगर ऐसा कुछ अनरेस्ट चीजें होते हैं, सो नेपाल इज गोइंग टू डायरेक्टली इन्फ्लुएंस इंडिया ऑल्सो। तो इंडिया के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज द सिटीजन्स हु गो टू द नेपाल, सो बहुत सारे सिटीजन्स, इंडिया के सिटीजन्स नेपाल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे टूरिज्म टूरिस्ट स्पॉट है, तो वहाँ पे टूरिज्म के लिए तो वो भी अंडर थ्रेट में है अभी, ठीक है। और इंडियन डायस्पोरा जो वहाँ पे है, तो इंडियन की सिटीजन्स जो है पहले से वहाँ पे नेपाल में जो एस्टेब्लिश्ड है, तो वो भी अभी थ्रेट में है, लाइक सो उससे क्या होता है, अगर अभी सिचुएशन ऐसा ही है, ठीक है, तो और अगर बिगड़ गया सिचुएशन, तो वहाँ की जो इंडियन डायस्पोरा है, तो उनको इवैक्यूएशन करने के लिए हमें गवर्नमेंट को प्लान रेडी करके रखना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। सो डायस्पोरा हु इज लिविंग इन नेपाल, दैट इज also under threat. So we might have to come with some evacuation plans if the situation worsen even more, right? Yes. So as Indian diaspora under threat, also trade also gets disparate. Okay, so trade के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, so जिससे economic situations भी और भी worsen हो जाएंगे, ठीक है। Yes. Next is वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है, सिचुएशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ही है, गवर्नमेंट एंड प्रोटेस्टर्स दोनों को आपस में आके बैठ के एक दूसरे की
जो ग्रीवियंसेस है वो सारी चीज़ें रिजॉल्व करना है। तो जो भी डिसीजन उन दोनों को मैंने इन दोनों को लेना है तो उससे कंट्री के लिए, देश के लिए फायदा होनी चाहिए, और देश में जो सिटीजन्स नागरिक रहते हैं तो उनको फायदा होना चाहिए। ठीक है, सो दे शुड कम टुगेदर एंड हैव एन mediated dialogue and they should listen to each other grievances। ठीक है, तो वो एक चीज है। Finally, the way forward can be put into picture। First and foremost, they should have some proper peace talks होनी चाहिए उन दोनों के बीच में, right? So that is the main important thing। And secondly, the country should have smooth transition in the government। These are all the things। तो way forward मैंने ये जो issue है, नेपाल की जो ये protest है, तो this can ask in the essay writing। तो आपको लाइक एक रिपोर्ट के तौर पे पूछ सकते हैं, आर्ग्यूमेंट, इम्पैक्ट्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, एंड ऐसे में भी पूछ सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर द पेपर 2। इफ यू हैव एनी डाउट्स, जस्ट नीचे जो नंबर दिया गया है तो उस पर मुझे कॉल कीजिए, तो और कोई कुछ डाउट है तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और क्लियरली। ठीक है, सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू दोस्तों।